नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रयागराज में इस वक्त नैनी जेल के बाहर मेरी मौजूदगी है। अंदर अतीक अहमद है, जिसको आज अपहरण कांड मामले में उम्र कैद की सजा अदालत की ओर से सुनाई गई है। लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, अतीक अहमद अभी फिलहाल नैनी जेल में जरूर बंद है, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद उसको साबरमती जेल यानी कि अहमदाबाद लेकर जाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, साबरमती जेल लेकर जाया जाएगा अतीक अहमद। कुल 24 घंटे लगते हैं। अगर बाय रोड उसको लेकर जाया जाएगा तो कुल 24 घंटे लगेंगे। ऐसे में किस समय अतीक अहमद को लेकर यहां से उत्तर प्रदेश की पुलिस निकलेगी, ये बड़ा सवाल है। अतीक अहमद अगर यहां से निकलता है तो उत्तर प्रदेश से होते हुए बुंदेलखंड के रास्ते पहुंचेगा मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, उसके बाद गुजरात के साबरमती जेल में उसको रखा जाएगा। आपको बताते चले, इसके पीछे की बड़ी वजह यह है क्योंकि अतीक अहमद के मामले में, साबरमती जेल में उसको रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का है फैसला। यही कारण है कि उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बावजूद उसको नैनी जेल में नहीं बल्कि साबरमती की जेल में रखा जाएगा। साबरमती की जेल में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि देवरिया जेल में बंद रहते हुए इसने एक व्यापारी का अपहरण करवा लिया था और फिर उससे पैसों की मांग की गई थी इसके गुर्गों की ओर से। उसी पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको उत्तर प्रदेश के किसी भी जेल में नहीं रख के इसको अहमदाबाद लेकर जाया जाए। इसी वजह से बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि कुछ ही देर में इसी नैनी जेल से अतीक अहमद को लेकर निकलेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। लगातार हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन 44 सालों से जिस प्रयागराज, उसके आसपास के क्षेत्र में, पूर्वांचल में जिस गुंडे का गुंडा राज हुआ करता था, आज कैसे उसको अपने कुकर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, उसको बताते हुए आज पूरे दिन किस तरह से कोर्ट की कार्रवाई चली है, उमेश काल के परिवार की ओर से क्या संतुष्टि जाहिर की गई है, बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज की अदालत में जनाक्रोश दिख रहा था। अदालत परिसर के अंदर माफिया के आतंक से मुक्ति की उम्मीद जताई जा रही थी। अपराधी का विरोध करने के लिए लोग जूते की माला लेकर भी पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन की जबरदस्त बंदोबस्त के बीच अतीक अहमद एंड गैंग के गुनाह का हिसाब किया गया। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने 2006 में हुए उमेश पाल के अपहरण कांड को लेकर दर्ज मुकदमा संख्या 270/207 में फैसला सुनाते हुए अतीक अहमद, दिनेश वासी और खान शौलत हनीफ को आईपीसी की धारा 364A 34, 120B, 147, 323, 149, 341, 342, 504, 506(2) और 7 CLA एक्ट के तहत दोषी करार दिया, जिसमें 364A 34 और 120B के तहत तीनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास, 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। आजीवन कारावास से सबसे बड़ी सजा होती है और सारी धाराओं में सजा हुई है। 147 में, 148 में, 149 में, 323 में, 341 में, 342 में, सारी धाराओं 506 सब क्लास 2 में। इसके साथ ही उमेश पाल के परिवार को तीनों दोषियों की ओर से 1-1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश हुआ है, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपी बरी कर दिए गए। कहीं न कहीं अशरफ को सजा न मिलने का मतलब ये है कि उन लोगों का मन बढ़ेगा और बल बढ़ेगा, और जो हमारे गवाह हैं, चाहे वो रुखसाना जी हो, ओम प्रकाश पाल जी हैं और शादिक जी हैं, तो ऐसे जो हमारे गवाह हैं उनको कहीं न कहीं बाहर इनके शूटर से खतरा रहेगा। मेरे वकील आकर के इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जुर्म से जेल तक और अपराध से सजा तक पहुंचने में अतीक अहमद को 44 साल लग गए, क्योंकि उसके सिर पर सियासी छतरी की छाव रही। लेकिन योगी राज के शुरुआत के साथ ही अतीक के अतीत का हिसाब शुरू हो चुका है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के संकल्प पर चल रही योगी सरकार से अब लोगों को उम्मीदें भी होने लगी हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। अतीक अहमद पर उमेश पाल की हत्या का भी आरोप है।
अब यूपी पुलिस उस केस में अतीक अहमद का रिमांड लेकर पूछताछ करने की कोशिश कर सकती है। माफियाओं के प्रति कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक अधिकारी जो ये अपनी आहुति देगा और हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार ने प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर्स के खिलाफ सूची बनाकर मुहिम जारी की है। इसमें मुख्तार और अतीक जैसे माफिया से लेकर टॉप 10 माफिया की लिस्ट तैयार है। उम्मीद है कि इन अपराधियों पर कार्रवाई के बाद यूपी के लोग माफिया के आतंक से भयमुक्त हो सकेंगे। प्रयागराज से संतोष शर्मा, अरविंद ओझा और कुमार अभिषेक के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। यूपी की योगी सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि योगी राज में किसी भी माफिया या गैंगस्टर का बचना अब नामुमकिन है और उसी के तहत उसको उसके किए की सजा दिलाई गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी है, 67 उत्तर प्रदेश के माफिया और हैं जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के तहत अब अपना एक्शन तेज कर लिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वारिस पठान जी, AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के भी नेता जुड़ेंगे। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। OP सिंह जी भी हमारे साथ होंगे, फॉर्मर DGP हैं उत्तर प्रदेश के। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी के प्रवक्ता, भी कुछ देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, देखिए इस पूरे मामले में एक तरफ अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके भाई अशरफ को अपराध मुक्त करार दिया गया है, जिसको लेकर जो पाल परिवार है वो कतई खुश नहीं है, जिसके ऊपर 53 मामले हैं। पाल परिवार का ये कहना है वो बाहर रहेगा तो उसके परिवार को खतरा है, उमेश पाल की तरह उनकी भी हत्या करवाई जा सकती है। क्या होगा इस पर जवाब? एक तरफ तो कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन दूसरे अशरफ के मामले में क्या चूक हो गई? देखिए चित्रा, आज का दिन कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज आप अपने रिपोर्टर्स के द्वारा जो आपने रिपोर्ट स्वयं दिखाई है, इस रिपोर्ट में ही अपने आप ये स्थापित कर रहे हैं कि अतीक के खौफ का अंत शुरू हो चुका है। आज जिस तरह से कोर्ट के भीतर अधिवक्ताओं के द्वारा नारेबाजी की गई है, जूते की माला पहनाने का जिस तरह का एक प्रतीकात्मक विरोध किया गया है, फांसी दो के नारे लगाए गए हैं, ये स्थापित करता है कि वो अतीक अहमद जिसके खिलाफ को गवाही देने को तैयार नहीं होता था, कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता था, अतीक अहमद की इतनी दहशत थी, उस दहशत का अंत शुरू हो गया है। ये सजा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 44 वर्षों के बाद 1979 में पहला मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन किसी भी मामले में अतीक अहमद को अब तक सजा नहीं हो पाई थी। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और पूरा अभियोजन पक्ष सारे साक्ष्यों को मजबूती के साथ कोर्ट के सामने रखता है और कोर्ट कहीं ना कहीं इसमें आज एक बड़ी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आप लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जेल के भीतर रहते हुए उसने उमेश पाल के हत्याकांड को अंजाम दिया है। वो यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर साबरमती जेल में बंद था, उसके बावजूद उसके गुर्गों की ओर से हत्या कर दी जाती है और सीधे आरोपों के तार जुड़ जाते हैं अतीक अहमद तक जाकर। तो जेल में वो बंद रहेगा, फिर भी अपराध अगर यूं ही कायम रहेगा तो सवाल पूछा जाएगा ना फिर पलटकर आपसे कि अभी से पीठ थपथपाने की शुरुआत क्यों कर दी गई है आपकी सरकार की ओर से? नहीं, बिल्कुल चित्रा, मैं आपके इस सवाल को बिल्कुल वाजिब मानता हूं। आपका सवाल गलत नहीं है। निश्चित तौर पर यह सवाल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है और यही कारण है कि आज अतीक अहमद का जो खौफ था, जो दहशत थी, उसको नेस्तनाबूद करने का जो संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो विधान भवन में लिया कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश के विशेष तौर पर दर्शकों के लिए कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के दर्शक इस बात के लिए आश्वस्त हो, निवासी आश्वस्त हो कि आप प्रयागराज नहीं, आज उत्तर प्रदेश के कहीं किसी हिस्से में अतीक अहमद के नाम पर कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता है। ये बात सही है कि बुझते हुए दिए की तरह ये अंतिम फड़फड़ाहट जरूर थी। अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा एक नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये हम स्वीकार करते हैं कि एक बड़ी चूक थी। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी हुई है, लेकिन सरकार इसका पूरे
दमखम के साथ सामना कर रही है। एक एक जो अपराधी है, अपराधी को उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है और पुलिस की टीमें इस पर काम कर रही है। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। ठीक है, जो आप दावा कर रहे हैं, आपके दावे में कितना दम है, मैं बाकी विपक्षी दलों से भी जवाब ले लेती हूँ। वारिस जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन घनश्याम जी पहले आपसे शुरुआत करते हुए, उन्होंने दावा किया है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को, और सदन में मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए बयान का हश्र देखिए कि 40-44 सालों के बाद एक अपराधी जो सपा राज में जमकर फला फूला, जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती है, आपके राज में वो चुनाव जीतता है सांसदी का, और किस तरह से आपके टिकट पर चुनाव जीतकर और फिर हत्याकांड को वो अंजाम देता है, तो कम से कम तारीफ इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलनी ही चाहिए ना, कि 40-44 सालों के बाद अपराधियों को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। पहली बार 100 से ज्यादा जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो, उस मामले में फैसला आता है, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है अतीक अहमद के मामले में। घनश्याम जी नमस्कार। चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को 3 बातें प्रमुख हैं। अगर सदन में कहा जाता है कि मिट्टी में मिला देंगे और आप को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत मानती हैं, तो ये बताइए कि मार्च 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्यों छापा कि फूलपुर के उपचुनाव में जहां केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री ने उस सीट से इस्तीफा दिया था, उसमें अतीक अहमद को भारतीय जनता पार्टी का हनुमान बनाया गया। ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन थी कि अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी के हनुमान बनेंगे फूलपुर के उपचुनाव में 2018 में। ये मिट्टी में मिलाने का कौन सा सिलसिला है? ये मिट्टी में मिलाने का कौन सा सिलसिला है कि मैं ये एडीआर की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। टोटल केसेस 7, सीरियस आईपीसी 13, अदर आईपीसी 9, 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506, ये अतीक अहमद के खिलाफ के केसेस नहीं है, ये उस मंत्री के खिलाफ केसेस हैं, उन्हीं के अपने एफिडेविट में, जिसके ऊपर 5 करोड़ का आरोप लगा हुआ है। और क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस उस मंत्री से पूछताछ करेगी? नंद गोपाल गुप्ता नंदी, क्या उससे पूछताछ करेगी जिसकी तस्वीरें हर जगह वायरल हैं? ये 5 करोड़ कहां से आया, किसे मिला, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी में किसको किसको मिला? जो तीसरी बात कि जिस सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, उस सदन को सबसे बड़ा कलंक अगर किसने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जो कि इस समय उस सदन में 100 से अधिक ऐसे विधायक हैं जो कि जिनके अपने एफिडेविट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, जिनके अपने एफिडेविट के हिसाब से उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। जहां मुख्यमंत्री ने अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज ढोया हो, जहां उप मुख्यमंत्री ने इस तरह का चार्ज ढोया हो, जिस राज्य से आने वाले गृह राज्य मंत्री के ऊपर आज ही मर्डर का चार्ज लगा हो, जिस पार्टी ने देश को 70 साल में इतना कलंकित किया हो कि 100 से अधिक सांसद वर्तमान लोकसभा में, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अडानी जी के पीछे छुप करके ठप कर दिया है, उस लोकसभा में 100 से अधिक सांसद हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो अपराध को मिट्टी में मिलाना चाहती है, तो उसे अपने स्वयं की पार्टी को मिट्टी में मिलाना होगा। वो सारी महत्वपूर्ण है। मैं राकेश त्रिपाठी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन अतीक अहमद को उसके कुकर्मों की सजा देते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। ये एक अच्छा फैसला है, इसका तो आप स्वागत करेंगे ना? देखिए, बिल्कुल, जिसके ऊपर भी, चाहे वो जो मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे थे, उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे थे, इनके 100 से अधिक सांसदों के ऊपर मुकदमे हैं, या फिर 116 या लगभग उतने ही विधायकों के ऊपर मुकदमे हैं। कोर्ट जितने मामलों में उनके ऊपर फैसला सुनाए जिन्होंने अपराध से अपने आप को मजबूत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं, और अतीक अहमद के ऊपर इस कार्रवाई का भी स्वागत करता हूं। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत सारे सवाल आपके नेताओं को लेकर खड़े किए हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले वारिस पठान जी आपके पास आते हुए, चूंकि वो आपकी पार्टी का सदस्य भी है जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, पहले वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, फिर सपा से विधायकी लड़ता है, फिर अपना दल में शामिल होता है, विधायकी जीतता है, फिर सपा में शामिल होता है, सांसदी जीतता है, और उसके बाद फिर लंबे दौर के बाद वो AIMIM का सदस्य बन जाता है। ऐसे अपराधियों को फलने फूलने की जगह पार्टियों की ओर से क्यों दी जाती हैं, जिसके ऊपर 100 गंभीर मामले दर्ज हों? क्या स्वागत करेंगे आज आप कोर्ट के फैसले का कि उसके किए की सजा अब उसको मिलेगी? अतीक अहमद को उम्र कैद, जब तक जिएगा तब तक वो जेल के भीतर रहेगा। वारिस पठान जी। देखिए चित्रा जी, मैं एक वकील भी हूं पेशे से, और वकील के हिसाब से मैं बताऊंगा
कि हमारा देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, और ये योगी जी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी या मिट्टी में मिला देंगे वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। आज अतीक अहमद को कोर्ट ने सारे एविडेंस देखने के बाद, दोनों पक्ष को सुनने के बाद सजा सुनाई है। बिल्कुल कोर्ट का फैसला सर आंखों के ऊपर है, आपको, हमको, देश को, सबको मानना पड़ेगा। वहीं पर उनके भाई को और कुछ लोगों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। अब कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने दोनों तरफ को सुनने के बाद ये फैसला दिया है। और अच्छी बात है कि हम तो माफिया के खिलाफ हमेशा से थे, हम गैंगस्टर के खिलाफ हमेशा से थे, हम वायलेंस के हमेशा खंडन करते हैं। जो भी इस तरह की गतिविधियों में उपलब्ध होता है उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए। कानूनी, हमने हमेशा कानूनी। और हम तो ये भी चाहेंगे ना कि वहां पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर टिनी साहब के बेटे ने जो थार गाड़ी से हमारे मजलूम मासूम किसानों को कुचल दिया था, जो आज बेल पे, उनको भी जल्दी से जल्दी सजा दे कोर्ट, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और हम तो ये भी चाहेंगे कि जो बिल्किस बानो के बलात्कारी जो खुली फिजाओं में घूम रहे हैं, जो भाजपा के एमपी और एमएलए के साथ मंच के ऊपर बैठ के तकरीरें दे रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि उनको भी जल्दी से जल्दी कोर्ट की जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। देखिए, इंसाफ तो होना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी एक तरफ बात करेगी नारी सम्मान की और दूसरी तरफ वहीं पर बिल्किस बानो जिसका बलात्कार किया गया था गुजरात में, उनके कातिल जिनको सजा हुई, उनको रेमिशन के तहत जेल के बाहर छोड़ दिया जाता है। तो ये तो सही नहीं है ना, उनको भी जगह जेल की सलाखों के पीछे। कानून सबके लिए बराबर है, इसीलिए हम कहते हैं संविधान से देश चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और जितने भी कानून के जानकार या देश के नागरिक है, मैं जानता हूँ, तस्लीम अहमद रहमानी साहब, सब समझते हैं कि कानूनी सजा होनी चाहिए, पठान जी ने जो सवाल उठाए हैं और घनश्याम तिवारी जी ने भी, सजा मिलनी राकेश चाहिए। त्रिपाठी आप उसका जवाब दीजिए। देखिए, घनश्याम तिवारी ने एक सवाल उठाया टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को लेकर के, आपकी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, उनके मामले में जल्दी जल्दी फैसला कब आएगा? नहीं, बिल्कुल फैसला आएगा। एमपी एमएलए कोर्ट बहुत तेज गति से फैसला कर रही है और एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों के खिलाफ भी फैसले आए हैं, लेकिन हमने इसको कभी भी लोकतंत्र पर आघात नहीं बताया है। हम कोर्ट के फैसलों की मन मुताबिक आधार पर मीमांसा नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि जो अपराधी है, अपराधी में और राजनीतिक आरोपों में, इन दोनों में अंतर किया जाना चाहिए। जिस तरह से घनश्याम तिवारी बता रहे हैं ना, एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर कितने विधायक और कितने सांसद दागी हैं, मुझे लगता है कि कम से कम इनको इस तरह की बेशर्मी बंद करनी चाहिए कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफिया डॉन जो पैरेलल सत्ता के समानांतर सत्ता चलाने का काम करते थे, उनको आज योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद पहली बार सजा हुई है। चाहे वो मुख्तार अंसारी को सजा हुई हो, चाहे अतीक अहमद को सजा हुई हो, वरना इनको हमेशा सत्ता के पालने में झूला झुलाया जाता रहा और इसी कारण से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। उत्तर प्रदेश दुर्दशा का शिकार होता था, लेकिन आज भरोसा उत्तर प्रदेश में बना है और लोगों का भरोसा न्यायिक व्यवस्था में भी मजबूत हुआ है। आज जिस तरह से न्याय की जीत हुई है, लोगों में भरोसा हुआ है। आप कह रहे हैं कि अशरफ छूट गया है, विश्वास मानिए, अर्धशतक लगाए हुए अशरफ पे भी एक मामले में छूट गया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अभियोजन पक्ष अगले आने वाले मामलों में कठोरतम दंड अशरफ को भी और अतीक के एक एक परिवार को कब सजा होगी? जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने कानून को ठेगा दिखाया है, जिन्होंने लोगों के जीवन को मुसीबत में डाला है, इतनी धड़स से आप टिन्नी को भी सजा दीजिए, हिसाब लेंगे। इतनी ही जल्दी से आप बिल्किस बानो के बलात्कार को इंसाफ भी नहीं होगा, ये माफिया साफ भी होगा। इंसाफ तभी पूरा होगा जब माफियाओं की दहशत पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और ये दहशत साफ होने के आज नमूने दिखाई पड़े हैं जब कोर्ट में अधिवक्ताओं के द्वारा फांसी दो के नारे लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आज कैसे परिवर्तन प्रयागराज और उत्तर प्रदेश अपने आप में महसूस कर रहा है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश भर में हो रही है। यही उत्तर प्रदेश था ना। ठीक है, जरा तस्लीम अहमद रहमानी साहब के पास चलते हुए, ठीक है सर, तस्लीम अहमद रहमानी साहब, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि माफिया सिर्फ इंसाफ नहीं होगा, जब माफिया साफ होगा तभी असली इंसाफ होगा। क्या आपने इस नारे पर खरी उतरती दिखाई दे रही है यूपी की सरकार? 67 और माफिया हैं उत्तर प्रदेश के जिस पर कार्रवाई अब तेज हो चली है। रहमानी साहब, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं इस कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करता हूं। इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय है ही नहीं, किसी को कोई शक नहीं है। पूरा इलाहाबाद इस बात को जानता है, मेरा ताल्लुक रहा है इलाहाबाद से, कि अतीक अहमद एक माफिया है, वो पूरा परिवार एक माफिया है। पिछले 30-35 साल में इस बात पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोर्ट की जो प्रक्रिया है, जो तरीक़ाकार है, कोर्ट अपने तरीक़ाकार से वो सबको सजा देगा, लेकिन वो माफिया सियासी तहफ़्फ़ुज़ के तहत पनपता है। मसला ये है इस देश का,
और ये सिर्फ यूपी का नहीं, पूरे देश का, पूरी यूपी का है। मैं खाली एक अतीक अहमद, एक मुख्तार अहमद नहीं, वो 67 लोग भी जिनका आप कह रही हैं कि अब शुरू होने वाला है, उनको जाहिर कीजिए कौन लोग हैं। जो घनश्याम कह रहे हैं, इस पर इधर उधर की बातें करके हम टाल नहीं सकते। आप माफिया को टिकट देते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और बीजेपी उससे अछूती नहीं है। आप जो बात करते थे चाल चरित्र और चेहरे की, आपका चाल चरित्र और चेहरा इससे दिखाई देता है कि डकैती के इल्जाम में जो लोग माखूज हैं वो आपकी पार्टी के एमएलए भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। कहां है आपका चाल चरित्र और चेहरा? और अगर आप ये इतने बड़े बड़े मुजरिम के मुलजिम आपकी पार्टी में किस सत्ता के साथ शरीक है, तो आप माफिया को खत्म कर देंगे, इस दावे में कोई मुझे दम नहीं लगता। अतीक का मामला 40 साल पुराना था, नेचुरल कोर्स में उसे आना ही था। यहां तक उसका क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आप थाली पीटना चाहते हैं, उसके लिए अधिवक्ताओं का जुलूस निकाल के आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो ये एक सियासी हरकत है। ईमानदारी अगर है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, और हम उसका खैर मकदम करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, उसको ग्लोरीफाई भी करेंगे कि हाँ बीजेपी की सरकार ने माफिया को खत्म किया और कर रही है, लेकिन वो दिखना चाहिए, सिंबॉलिज्म से नहीं चलेगा। मैं सख्त मुखालिफ हूं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, और उस क्रिमिनलाइजेशन को किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी धर्म के चश्मे से मैं देखना नहीं चाहता। ये देश का मुद्दा है, देश की सियासत फेयर हो तभी लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। राकेश त्रिपाठी जी, सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं तो आप जवाब दीजिए इनके भी सवालों का, और मेरा भी एक सवाल है। देखिए यहाँ पर अब दबी जुबान में लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक अपराधी का ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा महिमा मंडन हो गया, जिस तरह से साबरमती जेल से निकालकर उसको लेकर आया गया यहाँ पर, और फिर वो भी अपने रुआब में आज दिखाई दिया जब सजा के ऐलान के बाद वो बाहर निकल रहा था। कुछ लोग दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि माफिया का जो रेट है मार्केट में वो कहीं बढ़ ना गया हो उसके इतने महिमा मंडन से। नहीं चित्रा जी, ये अतीक अहमद कोई पहली बार इस तरह से बड़ी गाड़ियों के काफिले से चला है, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि 500 से ज्यादा गाड़ियों के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में करोड़ों रुपए की हमर गाड़ी में बैठकर ये गया था। तब भी मीडिया ने बहुत चर्चा की थी, लेकिन तब इसका भय और आतंक की चर्चा होती थी। आज जब 26 घंटे में ये एक पुलिस के ट्रक में बिठा कर लाया गया ना, तो इसके खौफ का जनाजा निकला है। ये कोई इसके आज महिमा मंडन ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ है, बल्कि जन सामान्य में ये बात विश्वास स्थापित हुआ है कि आज माफिया को उसकी औकात में लाया गया है। आज ये अपराधी जिस तरह से अपराधी के साथ व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हुआ है, वरना वीआईपी लग्जरी गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में बड़े शानो शौकत के साथ समाजवादी पार्टी का पार्टी में जो एमएलए डकैती के मुलजिम हैं, क्या उनको आप निकालेंगे? सीधी बात कीजिए राकेश जी, आप सत्ता पक्ष से हैं, सीधी बात कीजिए। क्या आप बाहर निकालेंगे उन लोगों को जो मुलजिम हैं, जिन पर डकैती के और कत्ल के और रेप के इल्जाम हैं? क्या आप उन एमएलए को बाहर निकालेंगे, डिस्क्वालीफाई करवाएंगे उनके, या कम से कम उनके ट्रायल स्पीडी कोर्ट में भेजेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजेंगे उनके ट्रायल? यही बता दीजिए, कम से कम तो कुछ वादा करके जाइए ना। आप खाली अपनी बात रख लेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आएगा, वरना दोनों लोगों की आवाज सर एक दूसरे पर ओवरलैप होगी। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं शाबारियों में सुन रहा था। ये तस्लीम साहब, ये तरीका ठीक नहीं होता है। आप जब धैर्य और संयम के साथ सुन नहीं सकते हैं तो सवाल खड़े मत क्या करिए। सच्चाई ये है कि आपके सवालों में दम नहीं है, आपके सवाल बायस्ड हैं। आप उत्तर प्रदेश में आज माफिया के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई आपको आज स्वीकार नहीं हो रही है, पीड़ा आपको भी हो रही है, इसलिए सवाल भाजपा पे उठा रहे हैं। वरना मुक्त कंठ से आप इस बात की प्रशंसा करते हैं कि 40-44 साल से जिस माफिया के खिलाफ वाले सवाल करता हूं, मामले में सजा नहीं हुई, दर्जन भर जजों ने इस मामले में सुनवाई से करने से अपने आप को अलग कर लिया था। दहशत का पर्याय समझिए किस तरह से होता था। आज उस माफिया के खिलाफ जब सजा होती है तो नाचते हैं, अपनी इस बात का प्रकटीकरण करते हैं कि माफिया पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, तो कानून का इकबाल बुलंद होता है। और ये इकबाल अगर 1979 में बुलंद हुआ होता, अगर ये इकबाल बसपा की सरकारों में बुलंद हुआ होता, तो शायद ये इतना बड़ा माफिया ही ना बना होता। आप वो बात मत कीजिए, आप ये बताइए, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के खा कर रवा क्यों लुटा? तेरी रहबरी से गरज नहीं, तेरी रहजनी का सवाल है। जहां पर जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर आरोप है कत्ल के, रेप के, लूट के, सरकार कह रही है कि हम माफिया खत्म करेंगे, कैसे मुमकिन है ये? वो जो अपने ऊपर से केसेस हटा लिया करते हो, जिनके इलेक्शन एफिडेविट 2014 का इलेक्शन एफिडेविट 17 केसेस लूट के, रेप के, आरटी और राइटिंग के, आतंकवादियों पर से मुकदमे जब हटाए जा रहे थे तो तस्लीम अहमद रहमानी आपके जवान से एक शब्द नहीं फूटा था। इसी देश में हमने देखा है
आप दावा करेंगे कि आप माफिया खत्म करेंगे। एक केस अपराधियों से, आतंकवादियों से मुकदमे अखिलेश यादव जब हटा रहे थे ना, तो तस्लीम अहमद रहमानी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि तब उनके अंदर इनको एक मजहब दिखाई पड़ता था। अपराधियों की पैरोकारी करने वाले लोग आज उनको पीड़ा हो रही होगी। स्वाभाविक है जब अपराधी पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट का निर्णय आ रहा है, तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन ये पीड़ा और अवसर बढ़ेंगे इसके, क्योंकि इस तरह की सजा के अलावा आपको बहुत जल्दी और सुनने को मिलेंगे। अंदर मौजूद है, जो आपके एमएलए मौजूद है, जब तक घर साफ नहीं करेंगे, बाहर दूसरों का कूड़ा साफ करने से नहीं काम चलेगा। पहले अपने घर की सफाई कीजिए। जो आपके 100 से ज्यादा, घनश्याम भी बता रहे हैं और मुझे भी मालूम है कि 100 से ज्यादा आपके एमएलए और 100 से ज्यादा एमपी। ठीक है सर, ये जानते नहीं है लोग कि पॉलिटिशियन है कौन। ठीक है, पता नहीं चल रहा। इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे उनके एमपी और एमएलए, ठीक है, जिनको बचाने का काम अगर उनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है? राकेश जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन घनश्याम जी उसके पहले आपके पास आते हुए, देखिए ये बात तो सच है ना, जिस अपराधी ने अपनी जड़ें जमाई हो 1979 में, 80 में, और उसके बाद लगातार उसका कुनबा फलता फूलता चला गया, दायरा बढ़ता हुआ चला गया, एक के बाद एक कई उत्तर प्रदेश में सरकारें रही, उस समय कांग्रेस की सरकार, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार, बीएसपी की सरकार। लेकिन हश्र क्या हुआ? जब योगी राज आया सजा तो तभी मिली ना। उसके खिलाफ कोई बोलने से डरता था। लोग यहाँ पर अपनी जुबान नहीं खोलते थे कि कल को क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो कम से कम अगर इतने सालों के बाद, देखिए सर, दो चीजें हैं। मुख्तार अंसारी को भी 40 सालों के बाद पिछले साल सजा मिली है। अतीक अहमद को भी 44 साल के बाद पहली बार सजा मिली है। तो इसका श्रेय अगर बीजेपी ले रही है, क्योंकि ये कितने कुख्यात हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। 100 से ज्यादा जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हो, जिसने एक विधायक की हत्या कर दी हो, बीएसपी के विधायक की हत्या का मामला जिसके ऊपर चल रहा हो, उमेश पाल जिसका अपहरण किया जाता है और फिर इसी फरवरी में उसको मार दिया जाता है, कितनी बेरहमी से। अगर ऐसे अपराधियों पर लगाम नहीं लगाएंगी सरकारें तो इनका दायरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। आज को वो सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं, कल को फिर उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 100 से ज्यादा मामले समझ में आते हैं आप लोगों को, तो इसके लिए तो योगी सरकार की तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए कि दो है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, दोनों को ही योगी राज में सजा मिली है। देखिए चित्रा जी, लंबा सवाल है, इससे कैसे इनकार करेंगे घनश्याम? लंबा सवाल है जिसका सारा है कि योगी सरकार की तारीफ की जाए। तो एक शेर है, फूल है एक ही गुलशन के, किस्मत अलग अलग है, जुदा जुदा है, एक चढ़ा है ताज पर, दूसरा गलियों में पड़ा है। 20 साल जो आप जिस दौर की आप बात कर रही हैं, उस दौर पर संगीन मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर थे, तो उस दौर पे संगीन मुकदमे केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी थे। उस दौर में संगीन मुकदमे अजय मिश्रा टेनी के ऊपर भी हैं। उस दौर से संगीन मुकदमे आदित्यनाथ के ऊपर भी रहे हैं, लेकिन कोई ताज पर है और कोई गलियों में है। तो इसलिए उस दौर में किसकी तारीफ की जाए, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी चैनल पे बैठ करके किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ की हो जिसने अपराध की सीढ़ियों पे और अपराध के सीढ़ियों को चढ़ करके बड़ा मुकाम राजनीति का हासिल किया हो। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की ABCD की बात है, 3 बातें कहूंगा। प्रिंट ने खबर छापी 4 फरवरी 2022 को कि 5000, एक दो नहीं, 5000 क्रिमिनल केसेस हैं सिटिंग और फॉर्मर MPs MLAs के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट को कहा गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो एमिकस क्यूरी हैं विजय हंसारिया, उन्होंने बताया कि सेंटर यानी मोदी सरकार उनको मॉनिटरिंग पैनल के सुझाव नहीं दे रही है। मोदी सरकार किसको बचा रही है? इस देश में सबसे बड़ा कलंक चित्रा जी जानती है क्या है? पिछले 5 साल में लगभग 500 ऐसे लोग जिनके ऊपर संगीन मुकदमे रहे हैं तरह तरह के और दशकों से रहे हैं, ऐसे लोगों को सदन में पहुंचाया गया, उनको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री और न जाने क्या क्या बनाया गया। ये इस देश के लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है और कलंक है। जो भारतीय जनता पार्टी की ABCD है, आपको बताता हूं, ये ABCD 20/8/2020 को एक पत्र प्रकाशित हुआ देवमणि द्विवेदी जी का, जिसको बाद में डिसमिस कर दिया गया कि ये फर्जी पत्र है। लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के माफियाओं का ABCD है, A सिंह, B सिंह, C सिंह, D सिंह, E सिंह, F सिंह, आप ये सारे जो A से Z तक सिंह हैं, इनका नाम आप राकेश त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए, वो तस्वीर के साथ अपने जेब से निकाल के दे देंगे, क्योंकि ये सब की ये खातिरदारी करते होंगे, इनकी सरकार में के ये चीफ गेस्ट हैं। तो अगर पीठ थपथपानी चाहिए तो ढोंग की पीठ नहीं थपथपाई जाती। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग ढोंगी हैं, जो पाखंडी हैं, जो अपराध के ऊपर उठाए जाने वाले कदमों की नुमाइश करते हैं, लेकिन स्वयं उनकी सरकार अपराधियों के बोझ के तले दबी हुई है, उनकी तारीफ मैं नहीं कर सकता। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, मैं इंतजार ही कर रहा था कि घनश्याम तिवारी, चित्रा जी हम भी बैठे हैं, बोलने मिलेगा या नहीं मिलेगा?
अपराधियों की जाति बताए बिना आ गए आप वारिस पठान साहब, आप ही के पास आऊंगी, एक बार नहीं हो बात हो सकता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है कि अपराधियों की जाति लेकर के जरूर चर्चा करें। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद जाति, मत, मजहब, विचार, आप किसी दल से ताल्लुक रखते हो, इन सारी बातों की परवाह छोड़ करके अपराध की प्रकृति के आधार पर कठोर कार्रवाइयां करना प्रारंभ किया है। और जिन्होंने अपने विधायक ऐसे निर्वाचित किए हो, इरफान सोलंकी जैसे, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के राशन कार्ड बना करके देश की सुरक्षा को खिलवाड़ करने का काम करते हो, और इरफान सोलंकी से मिलने जेल की सलाखों के पीछे अखिलेश यादव बड़ी बेशर्मी से जाते हो। यानी जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खुलेआम बेशर्मी से अखिलेश यादव जाते हैं। और एक जेल नहीं, लगातार उत्तर प्रदेश की जेलों में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि तमाम संगी साथी अखिलेश यादव जी के, कई विधायक, कई एक्स पूर्व विधायक, कई पूर्व सांसद इनकी जेल की सलाखों के पीछे है। फेक अलग अलग मुकदमों में, गलत तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाने में, रेप में, अपहरण में, हत्या में, लूट में, तमाम प्रकार के डकैती में, और आतंकवादियों तक के पैरोकार लोग आज जब बैठ करके कानून व्यवस्था पर प्रवचन देते हैं ना, तो बड़ा आश्चर्य होता है। ये घनश्याम तिवारी जैसे लोगों की पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी ना, तो कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में नारे क्रिएट होते थे, और उत्तर प्रदेश की छवि देश और दुनिया में क्या होती थी, ये मुझे आपके दर्शकों को बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को फिर पूरी जवाबदेही से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप राजनीतिक मुकदमों की आड़ में अपराधियों का महिमा मंडन करने में और उनको छुपाने का कितना भी कुछ प्रयास करें, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी सरीखे जो कुख्यात अब मैं बोलूं क्या नहीं कि खामोश बैठे रहूं? अपराधी है, जो ठेके पर हत्याएं कराते रहे, जो अच्छा आप सुनो त्रिपाठी जी, बहुत बड़ा भाषण दे दिया आपने, और इनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई लगातार होती रहेगी। और कोर्ट से ऐसे कई जजमेंट अभी आने वाले हैं, कई जजमेंट आएंगे। घनश्याम तिवारी जी, आपको बार बार इस तरह के आरोप लगाने के लिए अवसर मिलता रहेगा, तो किस तरह के जजमेंट आते रहेंगे। सर ठीक है, जी अच्छा पठान जी आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार विरोधी दलों की ओर से तमाम नाम गिनाए जा रहे हैं, गिनाए भी जाने चाहिए, बीजेपी में अगर कोई इन्वॉल्व है और उस तरह के आरोप उसके ऊपर लगे हैं। लेकिन अतीक अहमद है कौन, ये समझाना दर्शकों को बहुत जरूरी है, जिस पर डिबेट कर रहे हैं। 44 सालों का जिसका राजनीतिक अपराध का पूरा करियर रहा हो, जिसके परिवार में 5 बेटे हों, जिनमें से 2 जेल के भीतर हैं, 2 सुधार गृह में रखे गए हैं। एक तरीके से छोटे बच्चों का जेल उसको भी कहा जा सकता है, जहां पर जो अपराध करता है उसको सुधारने के लिए। एक बेटे के ऊपर 2.5 लाख रुपए का मुकदमा है, उसकी पत्नी शाइस्ता के ऊपर, एक बेटा फरार है, उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित करके रखा है पुलिस ने। उसकी पत्नी भी फरार बताई जा रही है, जो मेयर का चुनाव बीएसपी की ओर से। पूरा का पूरा कुनबा, पूरा परिवार उठाकर देख लें तो सभी अपराध में आकंठ डूबे हुए हैं। अगर उस आदमी की किसी भी रूप में हम वकालत यहां पर करेंगे तो आप समझ रहे हैं, अगर हम तुलना भी करेंगे किसी और से, 44 सालों का आपराधिक उसका करियर, अगर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के अपराधियों को फलने फूलने में मदद नहीं करती तो फिर इतना बड़ा उनका साम्राज्य कैसे खड़ा हो जाता। आम आदमी अपनी जुबान खोलने से डरता था यहां पर। देखिए बिल्कुल, देखिए चित्रा जी, अपराधी को अपराधी कहना कोई गुनाह नहीं है, माफिया को माफिया कहना कोई गुनाह नहीं है, सजा मिली है, कोर्ट के फैसले का सब आदर सम्मान करते हैं। लेकिन 44 साल में जितना उसको पब्लिसिटी नहीं मिली, जितना महामंडल नहीं मिला, उतना तो मीडिया ने और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर 2 दिन में दे दिया उनको। अतीक अहमद जेल से निकले, अब अतीक अहमद की गाड़ी यहाँ पर रुकी, अब अतीक अहमद को नेचर्स कॉल आ रहा है तो वहां पे रुक के वो कर रहे हैं, उसका भी फोटोग्राफ दिखाया जा रहा है। इतना महामंडल करके बीजेपी क्या साबित करना चाहती है कि देखिए हम किस तरह ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ग्लोरीफाई करने सर, यूपी की पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां पलटती रही है ना, इस वजह से मीडिया ने फॉलो किया। मीडिया ने किसी का महिमा मंडन नहीं किया था यहाँ पर। वारिस पठान साहब, आपको समझना बहुत जरूरी है, यूपी पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां पलटती रही है, तो अच्छी बात है ना। यहाँ पर कम से कम सही सड़क से लेकर आई उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर माफिया को। अरे और एक माफिया के अगर राजनीतिक करियर के बारे में, उसके बारे में मीडिया बता रहा है, तो इतनी बेचैनी और दर्द राजनीतिक दलों को क्यों हो रहा है? नहीं, राजनीतिक दर्द इधर नहीं, मीडिया तो दिखा रहा है। हम तो कल देख रहे थे कि अचानक से एक गाय आ गई, उसके सामने गाड़ी गई और वो गाय का बेचारे का वो हो गया, डेथ हो गया जगह के ऊपर। अब गांव रक्षक किसके खिलाफ केस करेंगे मुझे मालूम नहीं। गाड़ी के अंदर तो अतीक अहमद बैठे थे, मगर चालक होता है तो पता नहीं है, तो क्या उसके खिलाफ भी अभी केस होने वाला नहीं है। अब इतने में दहशत चालू हो गई सब तरफ, अब क्या गाड़ी पलटेगी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल वो मीडिया का, बीजेपी का लुकआउट है, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि इसको ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे राकेश त्रिपाठी बैठे आधे घंटे से लेक्चर पे लेक्चर दे रहे, चिल्ला पुकार करके बात करे, एक भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया।
इसी तरह एमपी एमएलए केस के अंदर टीडी साहब का बेटा जो इन्वॉल्व है उसको जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलना चाहिए। उसने तो गुनाह किया, थार गाड़ी से हमारे बेकसूर किसानों को कुचल के मार डाला, उनको भी सजा मिलना चाहिए, उनका भी ग्लोरिफिकेशन है, महामंडल होगा क्या इसी तरह से? मेरा दूसरा सवाल था, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक ही स्टेज के ऊपर अगर बैठते हैं बिल्किस बानो के बलात्कारी के साथ आपके एमपी और एमएलए, तो क्या वो उतने ही गुनाह में इन्वॉल्व नहीं है जितना बिल्किस बानो का बलात्कारी इन्वॉल्व है? क्या उनकी जगह खुली फिजाओं में या जेल की सलाखों के पीछे? पहले इसका जवाब दो राकेश त्रिपाठी, उसके बाद आप मुस्कुराओ, हंसो, जो करना करो। जवाब से आप भाग नहीं सकते। आप कब तक भागोगे जवाब से? देश जनता जवाब मांग रही है ना। क्या इस तरह से महामंडल किया जाएगा एक महिला के बलात्कारियों का? उनको स्टेज पे बिठाकर सम्मानित किया जाएगा, फूलहार पहनाया जाएगा? किस दिशा में आप देश को लेना चाहते? हम तो पूरा वायलेंस का खंडन करते हैं। हम तो चाहते हैं कि क्रिमिनलों को सख्त से सख्त सजा मिले। अरे फांसी की सजा दे दो, मगर क्रिमिनलों को सजा तो दो, और सबको सजा मिलना चाहिए। बिल्किस बानो के बलात्कारी को भी मिलना चाहिए, किसानों के जो कत्ल किया टेनी, उनको भी मिलना चाहिए। हर शख्स को सजा मिलना चाहिए। बताइए उनको सजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और कब मिलेगी सजा? अब लेक्चर दो राकेश त्रिपाठी, सुनेंगे आपका भाषण। न्याय मिलता हुआ दिखे और न्याय बराबरी से मिलता हुआ दिखे। राकेश त्रिपाठी जी, उनकी बात तो सही है। बिल्किस बानो वाले मुद्दे पर उस महिला के ऊपर क्या गुजर रही होगी ये बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन उसमें आप लोग घनघोर चुप्पी साध जाएंगे। और अगर किसी माफिया की महिमा मंडल की बात होगी तो यूपी की सरकार और बीजेपी की सरकार खूब अपना पीठ थपथपाएगी कि हमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। आपने अच्छा काम किया, लेकिन जो समानता इस पूरे मामले में होनी चाहिए उसमें तो जमीन आसमान का क्या फर्क नजर नहीं आ रहा है, जो सवाल वारिस पठान की ओर से खड़े किए जा रहे हैं बिल्किस बानो के मुद्दे पर। देखिए चित्रा जी, सच्चाई यही है कि जब जब आप माफियाओं पर बात करेंगे तो जानबूझ करके अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दों को सामने खड़ा करके उस मुद्दे से अपने आप को डिरेल करने का भरपूर प्रयास वारिस पठान, घनश्याम तिवारी जैसे लोग, ये तमाम सारे प्रयास करेंगे, तस्लीम रहमानी जैसे लोग। लेकिन सच ये है, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि अतीक अहमद को किसने विधायक बनाया, अतीक अहमद को किसने संसद पहुंचाया, मुख्तार अंसारी का किस पार्टी से एसोसिएशन था, किस पार्टी ने मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण दिया? क्या ये सवाल नहीं होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी रूप में कभी इस प्रकार के गुंडे, डॉन, माफिया अपराधी को जो ठेके पर हत्याएं कराता हो, जो ठेके पर अपहरण कराता हो, कहीं किसी तरह का हमने संरक्षण नहीं दिया है? कोई एसोसिएशन नहीं है। हम पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कहते हैं। साहब का बेटा कहाँ है? कितने सारे क्रिमिनल केसेस वाले आपके आज भी उत्तर प्रदेश की असेंबली में बैठे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कानून का सम्मान करते हैं। और आप निश्चिंत रहिए, किसी भी मामले में पूरा ट्रायल चला है, पूरी सजा हुई है, सजा के बाद न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुआ है। अब फिर भी उसमें अगर किसी प्रकार का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरवेंशन होगा, कोई बात कही जाएगी, तो हम उसका पूरा पालन करेंगे। किसी अपराधी को ग्लोरीफाई करने का काम भाजपा ने न कभी किया है और न कभी करेंगे। अपराधियों को उसके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचना ही चाहिए, और ये बात किसी तरह की दलगत राजनीति के ऊपर उठ करके कहनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना इसीलिए ना कि जल्दी से जल्दी केस चले और सजा मिले, मगर ये तो आप कुछ करना नहीं चाहते। सजा दो ना सबको। जेल में रहता हुआ गैंगस्टर अगर दूसरों की हत्या करवा सकता है तो फिर उसके ऊपर लगाम कैसे लगाई जाएगी? ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास वारिस पठान जी, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। अब जरा चर्चा को विस्तार देते हुए एक सेकंड सर, चूंकि 2024 का चुनाव सिर पर है, ऐसे में क्या माफियाओं पर लगाम लगाने को लेकर योगी की सरकार 2024 के चुनाव में जाएगी ये कहते हुए कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, और क्या इसमें कामयाबी मिल सकती है? क्योंकि 2022 के चुनाव में हम सब ने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एक बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर वोट किया था यूपी की योगी सरकार के पक्ष में। ऐसे में 2024 तो बहुत मुश्किल हो जाएगा घनश्याम तिवारी जी आप लोगों के लिए, और अभी तो विपक्षी एकता भी नजर नहीं आ रही है, जैसा कि आप मायावती और समाजवादी पार्टी के बीच हुआ था 2019 में। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिस पर योगी सरकार पर मोहर लगी 5 साल के बाद, और आज फिर इन तस्वीरों के जरिए वो अपनी शाबाशी लेकर लोगों के बीच ये बताना चाह रहे हैं कि कुख्यात अपराधियों पर लगाम अगर कोई लगा सकता है तो फिर बीजेपी की एकमात्र सरकार है। देखिए चित्रा जी, दिल्ली में आप जहां से स्टूडियो है वहां से 10 किलोमीटर दूर आगे जाइए, प्रधानमंत्री निवास के आसपास आपको तस्वीरें दिखाई देंगी कि उत्तर प्रदेश में 32 लाख करोड़ का निवेश हो गया है, होने वाला है, और 92 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया है, मिलने वाला है। इस ढोंग में आपको ढोंगियों का महिमा मंडन भी दिखाई देगा। तो अगर 92 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे तो उत्तर प्रदेश से देश की सरकार बनाएंगे। लेकिन जहां पर इन्होंने हर युवा को बेरोजगारी के कगार पर छोड़ रखा है, जो मैं ABCD सिंह की बात कर रहा था, ए सिंह,
81 मुकदमे, बी सिंह 106 मुकदमे, सी सिंह 53 मुकदमे, डी सिंह 46 मुकदमे, एम सिंह 48 मुकदमे। ये ABCD जो है जरा राकेश त्रिपाठी से पूछना चाहिए। ये कहते हैं मैं जातिवादी बात करता हूं, मैं साधारण सा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ABCD बता रहा हूं, जो कोई भी देख सकता है, जो इन्हीं के भाजपा के तथाकथित पत्र में लिखा हुआ है और आगे भी देखा जा सकता है। ये ABCD वाले लोग अभी भी भगवान नहीं बने हैं, बाकी कुछ लोग चोगा पहन के भगवान बनने की बात कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से जो देश का चुनाव होगा, देश का चुनाव संसद के लिए होता है। संसद को ठप कर दिया गया है क्योंकि अटल अडवाणी युग से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र अडानी युग में आ गई है। जहां पर नरेंद्र मोदी जी से अडानी के ऊपर सवाल पूछा जाए तो संसद ठप हो जाएगी, तरह तरह के जुमले सुनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि देश की जनता देख रही है, देश की जनता उस सरकार को नहीं चुनेगी जो बेरोजगारी की गारंटी हो, महंगाई की गारंटी हो, आपसी अमन चैन को बर्बाद करने की गारंटी हो, प्रोपेगेंडा की गारंटी हो, और उस सब के ऊपर एक झूठे मिसालों के माध्यम से लोकतंत्र को तानाशाही बनाने की गारंटी हो। देश की जनता जवाब मांगेगी कि अडानी समूह में 20,000 करोड़ की शेल कंपनीज का जो पैसा आया कहां से आया, अडानी समूह को 37,000 करोड़ LIC ने क्यों दिया, अदानी समूह को 27,000 करोड़ SBI ने क्यों दिया, और अदानी समूह में भारतीय जनता पार्टी लिप्त है या भारतीय जनता पार्टी में अदानी समूह लिप्त है, और इसके लिए पार्लियामेंट क्यों ठप रहे। ठीक है, जो मुद्दे आप गिना रहे हैं क्या 2024 में भी इनका असर होगा? राकेश जी इसका जवाब देंगे, लेकिन एक एक प्रतिक्रिया रहमानी साहब और वारिस पठान जी आपसे लेते हुए। रहमानी साहब, लॉ एंड ऑर्डर क्या बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में बनेगा, जिसको लेकर बीजेपी जोर शोर से ढोल बजाते हुए, क्योंकि अभी से उसकी तैयारी दिख रही है, इसको लेकर आगे जाएगी कि योगी की सरकार में ही माफियाओं पर लगाम लगती है? नहीं, बीजेपी देखिए, बीजेपी ढोल बजा सकती है और ढोल बजाना शुरू कर दिया है। ये जो अतीक का मामला है, इससे ढोल ही बजाना है, ये और कुछ नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं चित्रा जी, अगर आज MP MLA कोर्ट ठीक से फास्ट ट्रैक पे इन तमाम लोगों का जो मुकदमात हैं वो सुनना शुरू कर दे और 1-2 साल में फैसले कर दे, मैं दावे से कहता हूं आधी से ज्यादा पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी 1.5 साल में, और आधी से ज्यादा यूपी असेंबली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इतने बड़े मामलात हैं। तो मेरी पीड़ा ये है, और जो आप भी शेयर करती हैं, कि इतने बड़े क्रिमिनल माहौल में खाली ढोल पीटने से और नगाड़े बजाने से और टेलीविजन पे दिखाते रहने से क्या हम पॉलिटिक्स को, अपनी राजनीति को साफ करके ट्रू पॉलिटिशियंस को आगे लाके देश का विकास करा सकते हैं, या अडानी के पीछे छुप के करोड़ों रुपए उठा के, क्राइम तो क्राइम है, चाहे डाका डाले चाहे कत्ल करे, वो भी एक क्राइम है। ये भी राकेश त्रिपाठी जी आपसे, वारिस पठान जी जल्दी से, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा क्या बनेगी? ठीक है सर, उत्तर प्रदेश में, यूपी की राजनीति में, जल्दी से वारिस पठान जी। देखिए चित्रा जी, बीजेपी ने तो अपनी 2024 की तैयारी शुरू कर दी। सब तरफ उन्होंने तो बता दिया हम चुनाव लड़ेंगे, तो किस बुनियाद के ऊपर। आपके सामने एग्जांपल तो पूरे, अभी महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा जहां पर बीजेपी की सरकार है। क्या हुआ 2 दिन पहले, आप ही के चैनल ने, इंडिया टुडे ने आज उसको कवर किया है। एक मस्जिद के अंदर इमाम साहब जालना में बैठे थे, शाम को 7:30 बजे कुरान पढ़ते हुए, कुछ अज्ञात इसम वहां पर जाते हैं, उनको मुंह पे वो बांधते हैं, उसको JSR का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप बोलिए, नहीं बोलने पे उनकी दाढ़ी काट दी जाती है, दाढ़ी काट के उसको मारा जाता है। आज तक वो लोग बाहर है, आज तक उनको अरेस्ट करनी है, किया नहीं गया। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, कि कब इन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। तो 2 लाइन में जल्दी से राकेश त्रिपाठी जी, 2 लाइन में राकेश त्रिपाठी जी, आपका क्लोजिंग कमेंट 2 लाइन में। ठीक है, सबके आरोपों पर 2 लाइन में सर क्लोजिंग कमेंट, मुझे ब्रेक पर जाना है। सबसे आवश्यक है कि उसको सुरक्षा का विश्वास हो, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुरक्षा का विश्वास दिया है। वरना याद करिए कि उत्तर प्रदेश में चुनावी नारे कैसे होते थे, चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, फिर गुंडे चढ़ गए छाती पर, मूंग दल रहे हाथी पर, फिर उसके बाद नारा कैसे अमिताभ बच्चन से कहलवाते थे, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। लेकिन ये सारे नारों को धता बता करके ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार के नारे को जनता ने स्वीकार किया, और योगी आदित्यनाथ सरकार 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके कानून। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। 2022 के इलेक्शन में योगी सरकार ने खुद को रिपीट किया, लेकिन 2024 में लोकसभा की 80 सीटों में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर क्या पड़ेंगे वोट? जीत हासिल होगी बीजेपी को, या फिर विपक्ष जो दावा कर रहा है उसके दावे में दम है? आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।